नमस्कार दोस्तों, 16 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। 5 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उसके साथ कुछ मैप्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ मदद मिल रही है, तो आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल मेंबर को बन के मेरी मदद कर सकते हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा वीडियोज़ मिल जाएंगी देखने के लिए। और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए अगर अब तक आपने नहीं दबाया तो। जे पार्टी टीम अप फॉर रिस्टोरिंग स्पेशल स्टेटस। कल एक न्यूज़ आई थी कि जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट थी, तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को जब रिवोक किया गया, उससे पहले जो सरकार थी जम्मू एंड कश्मीर में, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। इसकी प्रेसिडेंट थी महबूबा मुफ्ती। इनको फाइनली हाउस अरेस्ट से छोड़ा गया। अभी छोड़ा गया है तो भाई सब लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला और बाकी जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर की, वो सब मिल गई हैं और सब मिलके उन्होंने बोला है कि ठीक है भाई, हम गुपकर डिक्लेरेशन को आगे लेके आएंगे। तो जो नया ग्रुपिंग बना है, इसका नाम दिया गया पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन। इस अलायंस को किस बेसिस बनाया गया है? पहला गुपकर डिक्लेरेशन साइन किया गया था, एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी 4 अगस्त 2019 को। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला, ये जहां पे रहते हैं उस जगह का नाम है गुपकर रोड, इसलिए इसको नाम किया गया गुपकर डिक्लेरेशन। गुपकर डिक्लेरेशन का एम क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हम बचा कर रखेंगे। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए को हम खत्म नहीं होने देंगे, और अब चूंकि ये खत्म हो गया है तो इसको हम रिस्टोर करेंगे। ये इनका एम है, हालांकि ये होने वाला तो है नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, एक अच्छी खबर है स्टेट्स के लिए। पहले एक अनाउंसमेंट आई थी कि सेंटर ने बोला कि देखिए, जीएसटी की वजह से जो नुकसान हो रहा है स्टेट्स को, वो हो रहा है 97,000 करोड़ का। तो ये पैसा स्टेट्स लोन पे उठा सकती हैं। इस लोन को हम लोग जीएसटी कंपनसेशन सेस से चुका देंगे। बाद में अनाउंसमेंट आया कि नहीं, जब स्टेट्स का स्टांस हार्ड हुआ कि 97,000 करोड़ नहीं, 1.1 लाख करोड़ रुपया आपका जीएसटी को ऑन बिहाफ पे सेंटर को स्टेट्स को देना था। अब फाइनली एक न्यूज आ रही है, 15 अक्टूबर को सेंटर ने बोला है कि ठीक है देखिए, ये जो 1.1 लाख करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन देना है, इसके लिए जो बोरोइंग है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांचेस में, यानी थोड़े थोड़े ग्रुप्स में इस चीज की बोरोइंग करेगी और बैक टू बैक लोन प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये लोन स्टेट गवर्नमेंट्स की बुक पे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बुक पे दिखेंगे। बट ओवरऑल सेंटर का ये बोलना है कि ये गवर्नमेंट डेप्ट को नहीं बढ़ाएंगे, ये हमारे फिजिकल डेफिसिट को नहीं बढ़ाएंगे। अब एक सवाल यहां पे उठता है कि सरकार ये बोल रही है कि ठीक है भाई, 1 लाख करोड़ रुपया हमको स्टेट्स को देना है ऑन बिहाफ ऑफ जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल, वो हम देंगे, हम डेफिनेटली देंगे। ठीक है, लेकिन पहले ये बोला गया था कि स्टेट खुद लोन उठाए मार्केट से, बाद में इस लोन को कंपनसेट किया जाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस से। स्टेट्स ने बोला हम लोन नहीं उठाएंगे। अब सेंटर बोल रही है कि ठीक है भाई, हम लोन उठाएंगे कुछ ग्रुप्स में और आपको दे देंगे। इसके फायदे क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट अगर इस चीज का लोन उठा के सरकार को देती है तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं यूनिफॉर्म होंगे। अगर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग सोर्स से लोन उठाएंगी तो जो लोन के इंटरेस्ट रेट होंगे वो अलग होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो यहां से होगी। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग बहुत नॉमिनल रेट्स में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है कि वो मार्केट से पैसा उठा सकती है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है भाई, हम लोन उठा के आपको ये 1.1 लाख करोड़ ट्रांचेस में देंगे। चलिए, ये बात समझ में आ गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे एक लॉजिक दे रही है कि ये जो पैसा हम उठा रहे हैं 1.1 लाख करोड़ मार्केट से, ये हमारे गवर्नमेंट डेप्ट में नहीं दिखेगा, ये हमारी फिजिकल डेफिसिट को नहीं बढ़ाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार ये कैसे कह रही है कि 1.1 लाख करोड़ हम मार्केट से उठाएंगे और वो फिजिकल डेफिसिट में नहीं दिखाएगा। ये सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि देखिए, सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि जो भी आपकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी जो बोरोइंग करते हो अब तक आप 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप 5% तक की बोरोइंग कर सकते हो। यानी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि भैया, आपकी जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी जो पहले आप बोरिंग 3% करते थे, अब आप 5% कर सकते हो। हालांकि 5% करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशनैलिटीज लगाई गई थी स्टेट्स के ऊपर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि चूंकि हम 1,10,000 करोड़ स्टेट्स को ऑलरेडी दे रहे हैं एज जीएसटी कंपनसेशन सेस, तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्स्ट्रा बोरोइंग थी 3% से 5% तक की जीएसडीपी वाली, वो नहीं होगी। अब चूंकि ये एक्स्ट्रा बोरोइंग नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा। तो पहले स्टेट से एक्सपेक्टेड था कि वो 3% ऑफ जीएसडीपी की बजाय 5% ऑफ जीएसडीपी बोरोइंग करेंगे तो वो भी फिजिकल डेफिसिट में दिखता। अब उसकी बजाय सेंटर सीधे एक
1.10 लाख करोड़ का लोन लेके चुका रही है स्टेट्स को, तो ये 3 से 5% वाली बोरोइंग नहीं होगी, तो फिजिकल डेफिसिट हमारा उतना बढ़ के नहीं दिखेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉजिक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अभी ये वित्त मंत्रालय का जो लॉजिक है कितना सही है कितना गलत है, ये तो भाई देखिए समय ही बताएगा। कुछ समय में एडिटोरियल आर्टिकल्स भी इस चीज को स्पेसिफाई कर देंगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज आपको काम आएगी। फिर भाई भुवनेश्वर का एक नंदन कनन जून है, इसने एक स्कीम शुरू की है, अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम। यहां पे याद रखिएगा ये जू का नाम है नंदन कनन जू या फिर नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क बोल लीजिए, भुवनेश्वर में है ये वन ऑफ द लीडिंग जूज है इन टर्म्स ऑफ फौना पॉपुलेशन एंड स्पेसीज डाइवर्सिटी। 3 साल पहले ऐसा बोला गया कि 32 लाख लोग इस जू को विजिट किए, तो मतलब इस जू की विजिट बहुत अच्छी थी। अब आपको पता होगा दोस्तों, बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप किसी जू को विजिट करने जाते हो आप एक ऑप्टिमम फीस देते हो, उस फीस से उस जू की कमाई होती है और उस कमाई से वो जो जू है वो अपने एनिमल्स वगैरह का ध्यान रखता है। अभी कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया, जू बंद हो गए, फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल आ गए, कोई घर से निकल नहीं रहा है, तो अभी इन जूस को पैसा मिलना बंद हो गया। अभी जब जूस को पैसा नहीं मिलना बंद हो गया तो ये भी परेशान कि भाई करें तो करें क्या। तो इन्होंने स्कीम चालू की, स्कीम का नाम है अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम। अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम के अंदर क्या होगा कि भैया कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ इंडिविजुअल 500 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक दे के एक एनिमल को अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी एनिमल को अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो एनिमल को अपने घर ले जाएंगे, एनिमल जू में ही रहेगा, लेकिन जू वाले क्या कहेंगे कि जू वाले उनको एक एडॉप्शन सर्टिफिकेट देंगे जिसपे थैंक यू लिखा होगा। जितना पैसा इन लोगों ने जू को दिया है उस पे जो डोनर्स हैं वो इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। जू के अंदर एक प्लैक लगाई जाएगी जहां पे उस पर्सन का नाम लिखा होगा जिसने पैसा दिया है एक एनिमल को अडॉप्ट करने के लिए। 1 साल में आप 2.5 लाख रुपया दे सकते हो एक एलिफेंट को अडॉप्ट करने के लिए, 1.5 लाख रुपया दे सकते हो मेलानिस्टिक ब्लैक टाइगर को अडॉप्ट करने के लिए, एशियाटिक लाइन को अडॉप्ट करने के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर को अडॉप्ट करने के लिए 1 लाख रुपए प्रति एनम आप दे सकते हो। और इस सब करके 100 ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल से इस जू ने 22 लाख रुपए इकट्ठे किए। तो दिस इज अ वेरी इनोवेटिव अप्रोच। इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा उसके केयर में, एनिमल के केयर में, फीडिंग में, उसके इनक्लोजर्स को और अच्छा करने में और रेनोवेट करने में। तो बस याद रखिएगा जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम क्या है। इस अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम को आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी कोट कर सकते हो। मान लीजिए आपसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है तो आप कोट कर सकते हो कि हाँ भाई कोरोना वायरस के पैंडेमिक में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के इशू को सॉल्व करने के लिए ये जो अडॉप्ट एन एनिमल जू वाली अप्रोच लेके आई थी नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क, ये बहुत इनोवेटिव है और इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरीके से अगर आप एक स्टेटमेंट लिख देते हो भाई बहुत नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे 151 पेज का जजमेंट है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई वुमेन के अगेंस्ट बहुत सारे, मतलब वुमेन का ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वुमेन वल्नरेबल ना हो, इसके लिए बहुत से लॉस बनाए गए, बट फिर भी वुमेन वायलेंस झेल रही है, डिस्क्रिमिनेशन झेल रही है। वो एज अ सिस्टर, डॉटर, वाइफ, मदर, पार्टनर, सिंगल वुमेन, हर तरीके से वो वायलेंस को और डोमेस्टिक हैरेसमेंट को झेलती हैं। ठीक है, इसीलिए इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है और एटीट्यूड बदलने चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आपको काम आएगा। उसके बाद ये मैंने आज एडिटोरियल में कवर किया था, न्यूज़ में भी आया था, थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, एंटी गवर्नमेंट एक्शन हो रहा है। वो डिमांड कर रहे हैं रिजिग्नेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर चानोचा, फॉर्मर जनता लीडर, और जो किंग महावजीरुलोंगकॉर्न है जो कि काफ़ी रंगीन माने जाते हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं। पुलिस अपील कर रही है ऑन लाउड स्पीकर पे क्राउड डिस्पर्स हो जाए, बट क्राउड डिस्पर्स हो ही नहीं रहा है। बैंकॉक की एक बहुत बिजी कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है राचा प्रसोंग इंटरसेक्शन, वहां पे लोग भीड़ लगा के खड़े हो गए। इस जगह पे 2010 में बहुत बड़ी वायलेंस हुआ था जब थाई स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट उस समय पे बवाल चल रहा था। फिर से यहाँ बवाल चल रहा है। गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल गैदरिंग्स को बैन कर दिया है, बोला है 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक समय पे एक जगह नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। न्यूज़ और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कैंपेन को पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया सरकार ने ताकि सरकार की स्टेबिलिटी बनी रहे, देश की नेशनल सिक्योरिटी ना जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप उनको डेमोक्रेसी दीजिए। आप एक टोटलिटेरियन एटीट्यूड रख के उनसे डेमोक्रेसी छीन के ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए ना, तो रूलिंग गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाई। कि किसी भी जगह की सरकार, चाहे वो टोटलिटेरियन सरकार हो चाहे वो डेमोक्रेटिक सरकार हो, वो बाहर के देशों से नहीं डरती है, वो डरती है तो अपनी जनता से। तो ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यंग पीपल कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस गए हैं, वॉकवेज में घुस गए हैं, और एक ट्रेडमार्क सिंबल है जिसको बोला था 3 मार्क सैल्यूट।
असल में जब मिस्टर प्रायुत चान-ओ-चा ने 2014 का कूप किया था, तो उस समय पे अपोजिशन की तरह इस 3 फिंगर सैल्यूट के सिंबल को अडॉप्ट किया गया था। तो ये जो अभी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें भी इस 3 फिंगर सैल्यूट को अडॉप्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ 20 मिनट की, थाईलैंड प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड। आप इस जाको देख सकते हैं। थाईलैंड प्रोटेस्ट मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर आते हैं, EU इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन 6 रशियंस ओवर नावल्नी अटैक। आपको पता है कि जो अलेक्सेई नावल्नी नाम के एक रशियन अपोजिशन लीडर हैं, इनकी पॉइजनिंग हुई थी। और इनकी पॉइजनिंग कैसे हुई थी? नोविचोक नाम का एक नर्व एजेंट इनको एडमिनिस्टर किया गया था फ्लाइट के दौरान, ऐसा बोला गया। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पे एक 13 मिनट 27 सेकंड की वीडियो बना रखी, हु इज अलेक्सेई नावल्नी। तो अलेक्सेई नावल्नी के साथ मेरा नाम यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। रशियन अपोजिशन लीडर पॉइजन। कहा जाता है कि नावल्नी साहब व्लादिमीर पुतिन के सबसे ओपन क्रिटिक हैं, और जितने भी क्रिमिनल में हायर ऑफिशियल्स बैठते हैं, वो अलेक्सेई नावल्नी से काफ़ी घबराते हैं। तो ये सब मैंने उस वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच के जो रिश्ते हैं बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला है कि वो लीडर्स जो कि अलेक्सेई नावल्नी के इस पॉइजनिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। कैसे सैंक्शंस? अब वो लोग यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते। उनके यूरोपियन यूनियन में जो भी एसेट्स होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज करने का मतलब है कि उन प्रॉपर्टीज पे वहां की गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, उन लोगों का कब्जा नहीं रहेगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। आप देखोगे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल के ऑफिस के 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, एक डायरेक्टर ऑफ फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, 2 डेप्यूटी मिनिस्टर इन रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। आप समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके ऊपर ये सैंक्शंस लगाए गए। मतलब रशिया से सीधे पंगा लेने वाली बात है। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ओपनली बोल दिया है कि अगर इस तरीके की बातें होंगी तो मॉस्को भी रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन स्टेट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी को भी टारगेट कर रहा है। कहा जा रहा है कि शायद यहीं से ये नोविचोक नर्व एजेंट बना था। ये जो नोविचोक नर्व एजेंट है, ये नर्व एजेंट की उस फैमिली को बिलोंग करता है जो कि सोवियत एरा से चली जा रही है। देखिए, सोवियत एरा से ये नर्व एजेंट बनाए जाते थे, और इन नर्व एजेंट के थ्रू बहुत सारे पॉलिटिकल असैसिनेशंस हुआ करते थे। तो ये जो नोविचोक है, वो उसी नर्व एजेंट की फैमिली का है, और इस बात को प्रूव कर दिया है किसने? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने। अलेक्सेई नावल्नी जी के जब ब्लड सैंपल्स का टेस्ट किया गया, किसकी लैब्स में? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की लैब में। वहां पता किया चला कि इनको सच में नोविचोक नाम का नर्व एजेंट दिया गया है। इनको मारने की कोशिश की गई, जो कि एक एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटर है और ओपन क्रिटिक है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के। ठीक है, आगे चलते हैं। किर्गिस्तान में क्राइसिस चल रही है। एक बार के लिए किर्गिस्तान का नक्शा देख लीजिए। ये आपको किर्गिस्तान नजर आ रहा है व्हाइट व्हाइट में। ईस्टर्न साइड पे चाइना, नॉर्दर्न साइड पे कजाकिस्तान, वेस्टर्न साइड पे आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा है, और साउदर्न साइड पे आपको तजिकिस्तान दिख रहा है। लैंडलॉक कंट्री है किर्गिस्तान। इसके जो प्रेसिडेंट है सूरूनबाई जीनेबेकोव, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। शुरू में तो बोला कि रेजिग्नेशन नहीं करेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे, बाद में इनको रिजाइन करना ही पड़ गया। किर्गिस्तान डेमोक्रेसी पूरे सेंट्रल एशियन रीजन में एक अकेली डेमोक्रेसी, 6.5 मिलियन इसकी आबादी है। 4 अक्टूबर को यहाँ पे वोट हुए, और यहाँ पे जब वोट के रिजल्ट आए तो भैया सूरूनबाई जीनबेकोव जीत गए। कहा जाता है कि इलेक्शन टेंटेड थे, वोट बाइंग हुई है, इरेगुलरिटीज हुई है। जैसे बवाल होना शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के रिजल्ट को नलीफाई कर दिया, तब भी बवाल लुका नहीं। लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए, ऑफिसेज लूट करने लगे। शुरुआत में तो जीनबेकोव जी ने बोल दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। अब भाई जीनबेकोव जी ने रिजाइन कर दिया। उनको समझ में आ गया कि बवाल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है, मैं बहुत लंबे समय तक इसको टैकल नहीं कर पाऊंगा। अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो ये बोल रही हैं हम नई गवर्नमेंट कराएंगे, एक नया इलेक्शन होगा, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा। देखिए क्या होता है, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपको काम आएगा। हैव अ ग्रेट डे।